ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। लीजिए सुनिए समाचार मुनीश शर्मा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का 306 किलोमीटर लंबा न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने विश्व की पहली न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ तक के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विशेष मालवाहक गलियारे को देश के लिए परिवर्तनकारी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। श्री मोदी ने कहा कि इस खंड के चालू होने से हरियाणा के रेवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ और राजस्थान के अजमेर तथा सीकर में उद्योगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे विनिर्माण इकाइयों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक कम लागत पर उत्पाद पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और इससे क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। श्री मोदी ने कहा कि इस गलियारे में 135 स्टेशन होंगे। इन्हें बहुआयामी ढुलाई केंद्रों के तौर पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण और छोटे उद्योगों को लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा यह गलियारा अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कोरोना वैक्सीन का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने हाल में स्वदेश में निर्मित 2 कोविड वैक्सीन को अपनी मंजूरी दी है, जो दर्शाता है कि देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड हरियाणा और राजस्थान में पड़ता है। इसमें नवनिर्मित मालवाहक गलियारे के 9 स्टेशन हैं, जिनमें 3 जंक्शन न्यू रेवाड़ी, न्यू अटेली और न्यू फुलेरा हैं। इस नए मालवाहक गलियारे पर रेलगाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाने से राजस्थान और हरियाणा के रेवाड़ी, मानेसर, नारनौल, फुलेरा और किशनगढ़ में मौजूद विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को लाभ होगा। इससे काठूवास में स्थित कॉन्कोर के कंटेनर डिपो का भी बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। ये माल गलियारा गुजरात में स्थित कांडला, पीपा वाव, मुंद्रा और दहेज बंदरगाहों से सामान की ढुलाई को आसान बनाएगा। इस रेलखंड के शुरू हो जाने से देश के पश्चिमी और पूर्वी माल परिवहन गलियारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और पश्चिमी मालवाहक गलियारे पर चलने वाली मालगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जबकि अभी इनकी रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस अवसर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उपस्थित थे। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी पुलिस ने कहा है कि कल रात डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा कैपिटल बिल्डिंग पर धावा बोले जाने के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें पुलिस विभाग के कम से कम 14 लोग घायल हुए। इस मामले में अभी तक 52 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कैपिटल बिल्डिंग के आसपास के इलाके में पुलिस अधिकारी तैनात हैं। पुलिस ने 2 पाइप बम बरामद किए हैं। इनमें से एक डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के कार्यालय और दूसरा इसके निकट रिपब्लिकन नेशनल कमेटी मुख्यालय से मिला है। ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग पर उस समय धावा बोल दिया जब संसद में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को चुनाव में विजेता प्रमाणित करने पर बहस हो रही थी। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने कैपिटल बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने समर्थकों से हिंसा छोड़कर वापस जाने का आग्रह भी किया, लेकिन वे राष्ट्रपति चुनाव में धांधली की बात को दोहराते रहे। इसके बाद वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगा दिया गया। इससे पहले डेमोक्रेट्स ने जॉर्जिया में सीनेट की दोनों सीटें जीत ली, जिसके बाद सीनेट में उनका बहुमत हो गया है। डेमोक्रेट राफेल वार्नोक और जॉन ओसॉफ ने रिपब्लिकन्स को हटाकर सीनेट की ये सीटें जीती हैं। भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। अभी तक 1 करोड़ 16 हजार लोग ठीक हो चुके हैं और प्रतिदिन संक्रमणग्रस्त होने वालों की संख्या भी लगातार कम होकर 25 हजार से नीचे बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान केवल 20,346 मामले सामने आए और इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 2,28,000 है। इनमें से लगभग 60% रोगी घर पर आइसोलेशन में हैं। संक्रमण मुक्त होने वालों की दर लगातार बढ़ते हुए 96.36% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,587 लोग ठीक हुए हैं। राष्ट्रव्यापी बुनियादी सुविधाओं,
राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में नियमों का सख्ती से पालन और डॉक्टरों और चिकित्सा बलों तथा कोरोना योद्धाओं के समर्पित प्रयासों से संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इससे मृत्यु दर में भी कमी हुई है और इस समय ये 1.45% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 222 लोगों की मौत हुई है। यह समाचार ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारत सरकार द्वारा मंजूर 28,400 करोड़ रुपए के औद्योगिक विकास पैकेज की आज घोषणा की। उन्होंने जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के औद्योगिक क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास पैकेज 2021 को मंजूरी दी है, जो केंद्र सरकार के मजबूत इरादों को दर्शाता है। उपराज्यपाल ने कहा कि पैकेज का उद्देश्य मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, नई इकाइयां स्थापित करना, 4,50,000 रोजगार पैदा करना और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करना है। ये पैकेज 17 वर्ष यानी 2037 तक लागू रहेगा। उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि ये एक ऐतिहासिक औद्योगिक पैकेज है जो जम्मू कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के साथ ही बाहरी निवेश के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि ये पैकेज मौजूदा उद्योगपतियों को एक बड़ी राहत देगा और विनिर्माण इकाइयों के साथ साथ सेवा क्षेत्र में भी कार्य करेगा, जिसमें पर्यटन और IT शामिल हैं, और ये जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नया बढ़ावा देगा। उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि उनके नेतृत्व वाला प्रशासन जम्मू कश्मीर में बिजली के बुनियादी ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए एक रणनीति के तहत काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2023 में जम्मू कश्मीर के लोग पहली बार मेट्रो में यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि एक समिति प्रदेश के शेष 18 जिलों में 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली की भी जांच कर रही है। और अब एक नजर देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर। बिहार सरकार ने कोविड टीकाकरण की तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि टीकाकरण में इस्तेमाल होने वाली 1.5 करोड़ से भी ज्यादा सिरिंज राज्य के विभिन्न जिलों को भेज दी गई हैं। टीके के वितरण की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र से मिलने वाले टीकों को पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल NMCH में रखा जाएगा। NMCH के अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि 15 लाख टीकों को वैक्सीन स्टोर में रखा जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि केंद्र के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों में कल वैक्सीन का पूर्वाभ्यास भी किया जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश में कोविड टीकाकरण का अंतिम पूर्वाभ्यास इसी महीने की 11 तारीख को कर लिया जाएगा। इससे पहले 5 जनवरी को कोविड टीके का सफल अभ्यास किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतिम पूर्वाभ्यास में टीकाकरण अभियान के बारे में राज्य सरकार की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में अभी तक कोविड-19 के 2,33,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल लगभग 26,000 नमूनों की जांच की गई थी, जिनमें से 730 मामलों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। पंजाब में कोविड दिशा निर्देशों के साथ स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि स्कूलों को फिर खोलने के लिए सभी जिला अधिकारियों और स्कूल अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों को स्कूल में कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति भी दी गई है। कंटेनमेंट जोन के शिक्षकों और छात्रों को स्कूल तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा भी जारी रहेगी और सभी छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। स्कूलों में पहले से ही ऑनलाइन कक्षाएं तो चल ही रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने केरल और कुछ अन्य दक्षिणी राज्यों से पोल्ट्री की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि बर्ड फ्लू वायरस के फैलने पर निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष भी बना दिए गए हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग ने कहा है कि अभी तक बर्ड फ्लू के मामले राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल में दिखाई दिए हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कौओं की संक्रमण से मौत हुई है, जबकि हिमाचल प्रदेश में प्रवासी पक्षियों और केरल में बत्तखों को इसका शिकार देखा गया है। पशुपालन विभाग के सचिव अतुल चतुर्वेदी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि इस बात का
कोई भी प्रमाण नहीं है कि स्वस्थ मुर्गियों के मांस और अंडों के इस्तेमाल से इंसानों में बर्ड फ्लू फैलने का कोई खतरा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज बेंगलुरु में कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में राज्य के जिलों में प्रत्येक किसान सहायता केंद्र के लिए ऐसी एक वैन उपलब्ध कराने का कृषि विभाग का प्रस्ताव है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 40 ऐसी वैन्स खेतों के लिए रवाना कर दी गई हैं। और कोलकाता में 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कल से प्रारंभ हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कोविड महामारी के मद्देनजर इस साल सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम को छोटे पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं समाचार पत्रों से। आलेख हिंदी एकांश विदेश प्रसारण प्रभाग का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। आज के समाचार पत्रों ने विभिन्न विषयों पर संपादकीय टिप्पणियां की हैं। वहीं समाचार पत्रों की सुर्खियां भी ध्यान आकर्षित करती हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लव जिहाद कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार अखबारों की बड़ी खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, कानून पर रोक नहीं, सुनवाई को तैयार। किसान आंदोलन पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, उच्चतम न्यायालय में 11 जनवरी को मामले पर होगी सुनवाई। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पूरे देश में टीकाकरण का दूसरा पूर्वाभ्यास कल से 3 लाख लोग हिस्सा लेंगे। जनसत्ता लिखता है, कल तक 41 जगहों पर पहुंचेगी टीके की खुराक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को कोविन नाम के किसी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने और उस पर सूचना साझा करने के खिलाफ सतर्क रहने को कहा है। पत्र का कहना है, अमेरिका और यूरोप में कोरोना संक्रमण की तबाही से नई मुश्किल। अमेरिका में एक दिन में रिकॉर्ड 3,936 लोगों की मौत। ब्रिटेन में 60,000 से ज्यादा नए मामले। राजस्थान पत्रिका वैक्सीन वॉर शीर्षक से लिखता है, 4,165 अरब रुपए के सालाना बाजार पर कब्जे की होड़। सीरम की कोविशील्ड वैक्सीन को भारत समेत 4 देशों में मिल चुकी है मंजूरी। कोवैक्सीन को सिर्फ भारत में अनुमति, गरीब देशों में सबसे अधिक मांग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, चीनी ऐप में भारतीयों से ऐंठे हजारों करोड़ रुपए। चुटकियों में लोन बांटने वाले कई चीनी ऐप ने करीब 50 लाख भारतीयों को फंसाया। लोन के बहाने लाखों यूजर्स की निजी जानकारी भी ली गई। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से जुड़े 8 ऐप से लेन देन पर लगाई रोक। ट्रंप ने भारत की कार्रवाई का दिया हवाला। हिंदुस्तान की खबर है, पृथ्वी के घूमने की रफ्तार पिछले वर्ष जून से बढ़ी। अब 24 घंटे से 0.5 मिलीसेकंड कम समय में लगा रही है चक्कर। दैनिक भास्कर व्हाट्सएप की नई चाल शीर्षक से लिखता है, आपकी हर जानकारी फेसबुक, इंस्टाग्राम से शेयर करेगा, लोकेशन भी ट्रैक करेगा। 8 फरवरी तक शर्तें नहीं मानी तो अकाउंट बंद कर देगा। हिंदी के समाचार पत्र नवभारत टाइम्स गणतंत्र दिवस की गरिमा शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखता है कि कोविड-19 से उपजी समस्याओं और दुश्चिंताओं के बीच देश 72वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी में है। लेकिन समारोह के मुख्य अतिथि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हाल में ये कहते हुए क्षमा मांग ली कि अपने देश में महामारी की गंभीर स्थिति को देखते हुए ये भूमिका वे नहीं निभा पाएंगे। ऐसे में शायद ये पहली बार ही होगा कि गणतंत्र दिवस समारोह में कोई विदेशी शासनाध्यक्ष अतिथि के रूप में मौजूद न हो। वैसे भी इस समारोह की प्रारंभिक भव्यता इस बार देखने को नहीं मिलेगी। समारोह स्थल पर 25,000 से ज्यादा दर्शकों की इजाजत न देने का फैसला पहले ही किया जा चुका है। परेड में शामिल फौजी दस्तों और झांकियों की संख्या कम होगी।
और परेड लाल किले तक जाने के बजाय नेशनल स्टेडियम पर यानी लगभग आधी दूरी में ही समाप्त कर दी जाएगी। मगर गणतंत्र दिवस समारोह की अहमियत वहां मौजूद दर्शकों और परेड की भव्यता से ज़्यादा उस भाव से जुड़ी है जो हर देशवासी के मन में इस समारोह के प्रति बना रहता है। लिहाजा गौर से देखें तो इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह का सबसे बड़ा संकट राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के धरने से जुड़ा है। हिंदी दैनिक पंजाब केसरी परिंदों की मौत से खौफ में इंसान शीर्षक से प्रकाशित अपने संपादकीय में लिखता है कि अभी हम कोरोना वायरस के संक्रमण से उबरे भी नहीं हैं कि बर्ड फ्लू की दस्तक ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। बर्ड फ्लू का फैलना कोई नया नहीं है, लेकिन चिंता की वजह यह है कि ये वायरस पक्षियों के साथ जानवरों और मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है। बर्ड फ्लू का पहला मामला 1997 में सामने आया था और तब से इससे संक्रमित होने वाले 60% लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन ये वायरस इंसानी फ्लू से अलग मनुष्य से दूसरे मनुष्य में आसानी से नहीं फैलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा एक वायरस इन्फेक्शन है जो पक्षियों से पक्षियों में फैलता है। ये ज़्यादातर पक्षियों में फैलता है और जानलेवा साबित होता है। H5N1 या H7 तरह के जितने भी बर्ड इन्फ्लुएंजा होते हैं वे प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं। पर्यावरण की वजह से जिन पक्षियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है उनमें यह वायरस पनप सकता है। शुरुआती तौर पर राजस्थान के झालावाड़ इलाके में बड़ी संख्या में कौवों और प्रवासी पक्षियों के मरने की खबरें आई थी, जिनकी जांच में वायरस की पुष्टि हुई। उसके बाद तो केरल, हिमाचल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में मुर्गियों, बत्तखों और अन्य पक्षियों के मरने की खबरें आने लगी। ये वायरस कैसे फैलना शुरू हुआ इस संबंध में साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। सर्दियों के दिनों में बड़ी संख्या में बाहर से प्रवासी पक्षी आते हैं और कहा जा रहा है कि वायरस बाहर से आए हुए कौवों के जरिए फैला है। जापान में भी कोरोना महामारी के बीच बर्ड फ्लू का प्रकोप छाया हुआ है, जिसके चलते वहां अब तक 23 लाख से ज़्यादा मुर्गियों और बत्तखों को मारा जा चुका है। जापान में बर्ड फ्लू 8 राज्यों में फैला हुआ है। अब तक 23 लाख मुर्गियों को मारे जाने से 2010 का रिकॉर्ड भी टूट गया है। 2010 में बर्ड फ्लू के कारण 18.3 लाख पक्षियों को मारा गया था। ये घातक फ्लू यूरोप में भी तेजी से फैल रहा है। अभी आप समाचार पत्रों से सुन रहे थे आलेख, हिंदी एकांश विदेश प्रसारण प्रभाग का था। वाचक थे मनोज कुमार चौधरी। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है हांगकांग में चीन की कड़ी कानूनी कार्रवाई। आलेख पदम सिंह का है। वाचक है मनोज कुमार चौधरी। चीन के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का कथित रूप से उल्लंघन करने के मामलों में हांगकांग में पुलिस ने लगभग 50 लोकतंत्र समर्थकों को गिरफ्तार किया है। गत वर्ष एक अनाधिकारिक प्रारंभिक चुनाव में लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारियों ने भागीदारी की थी। हांगकांग की कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए लोकतंत्र समर्थक नीति निर्माताओं के अवसरों को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया था। गत वर्ष जून महीने में स्वायत्त क्षेत्र के लिए पेइचिंग द्वारा चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किए जाने के बाद हुई सामूहिक गिरफ्तारी हांगकांग के लोकतंत्र आंदोलन के विरुद्ध सबसे बड़ी कार्रवाई है। हांगकांग पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। इस द्वीप की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हांगकांग डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष समेत कम से कम 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।
पूर्व के नीति निर्माताओं की भी गिरफ्तारी हुई है। खबरों के अनुसार 2014 में हुए हांगकांग में विरोध प्रदर्शनों के जिम्मेदार मुख्य व्यक्ति तथा विधि के पूर्व प्रोफेसर पेन्नी ताई को भी गिरफ्तार किया गया है। वे गत वर्ष के प्रारंभिक चुनावों के मुख्य आयोजकों में से एक हैं। गत वर्ष अनाधिकृत विरोध प्रदर्शनों में भागीदारी करने तथा इन प्रदर्शनों का आयोजन करने के लिए लंबे समय से जेल की सजा काट रहे मुख्य लोकतांत्रिक समर्थक आंदोलनकारी जोशुआ वोंग के घर पर भी छापेमारी की गई। खबरों के अनुसार अनाधिकारिक प्रारंभिक चुनावों में भागीदारी करने वाले सभी लोकतंत्र समर्थक गिरफ्तार किए गए। हांगकांग में पुलिस ने लोकतंत्र समर्थक एक प्रमुख ऑनलाइन न्यूज साइट के मुख्यालयों पर छापेमारी की। पुलिस के पास जांच में सहायता मांग रहे कोर्ट का एक आदेश भी था। हाल के महीनों में हांगकांग में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की संलिप्तता के लिए कई लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारी गिरफ्तार किए गए हैं। मीडिया कर्मी तथा मुख्य लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारियों समेत अन्य लोगों पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा चलाया गया है। चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून शहर के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए विदेशी शक्तियों के साथ तोड़-फोड़, अलगाव, आतंकवाद तथा आपसी मिलीभगत की कार्यवाहियों को कानून विरुद्ध घोषित करता है। गंभीर अपराधियों को उम्र कैद की अधिकतम सजा हो सकती है। इस कानून की कई देशों तथा यूएन ने आलोचना की है। लोकतंत्र समर्थकों तथा नीति निर्माताओं ने गत जुलाई महीने में कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित विधायी चुनाव में खड़ा होने के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए एक अनाधिकारिक प्रारंभिक चुनाव का आयोजन किया था। लोकतंत्र समर्थक शिविर ने चुनावों में बहुमत हासिल करने की इच्छा जताई तथा वे चीन समर्थक विधेयक के विरुद्ध मतदान करना चाहते थे। इन प्रारंभिक चुनावों में 6 लाख से अधिक हांगकांग के नागरिकों ने मतदान किया। हालांकि पेइचिंग समर्थक नीति निर्माता तथा राजनीतिज्ञों ने इस आयोजन की आलोचना की तथा आगाह किया कि ये सुरक्षा कानून को भंग कर सकता है। महीनों तक चले सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शनों के बाद इस कानून को शहर में असंतोष को शांत करने के लिए लाया गया था। गत वर्ष हांगकांग के मुख्य कार्यकारी केरी लाम ने कहा था कि अगर हांगकांग सरकार की पहल वाली प्रत्येक नीति का विरोध करने के लिए प्रारंभिक चुनाव कराया गया तो ये राज्य की शक्ति को नष्ट करने की एक कार्यवाही के तहत आ सकता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एक अपराध है। इन प्रारंभिक चुनावों को पेइचिंग ने अवैधानिक कहा है तथा इसे हांगकांग की निर्वाचकीय प्रणाली के लिए एक गंभीर उकसावा करार दिया है। 1997 में हांगकांग को ब्रिटिश द्वारा चीन के सुपुर्द करने के बाद शहर ने एक देश दो व्यवस्था के ढांचे का पालन किया, जहां इसे चीन के उलट अपनी स्वाधीनता मिली थी। हाल के वर्षों में पेइचिंग ने इस द्वीप शहर पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया, जिस कारण ये आलोचना हुई कि हांगकांग की आज़ादी पर हमला किया जा रहा है। गत वर्ष नवंबर महीने में पेइचिंग समर्थक एक व्यवस्था लाने के लिए 4 नीति निर्माताओं को अयोग्य करार देने वाले चीन के एक प्रस्ताव पारित करने के बाद हांगकांग के सभी लोकतंत्र समर्थक नीति निर्माताओं ने इस्तीफा दे दिया था। विश्लेषकों की राय है कि हांगकांग में अपनी पिछली गलतियों से सबक लेने में चीन असफल रहा है, दमन प्रतिरोध उत्पन्न करता है। आंदोलनकारियों का कहना है कि हांगकांग के करोड़ों लोग अपने मताधिकार के लिए संघर्ष करेंगे तथा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित एक सरकार को लाने की अपनी मांग पर दृढ़ रहेंगे। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक कठोर कानून है। यह कानून चीनी सरकार को संवैधानिक रूप से संरक्षित अपने अधिकारों को अमल में लाने के लिए लोगों को गिरफ्तार करके लंबे समय के लिए जेल भेजने की अनुमति देता है। बहुत से विश्लेषकों का मानना है कि पेइचिंग हांगकांग को मुख्य चीन का एक विस्तार बनाने का उद्देश्य रखता है। ये हांगकांग के परिवेश के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसके नागरिकों ने इसके एक ब्रिटिश उपनिवेश होने के नाते 1997 तक लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग किया है।